हेलो क्लास 9। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे उतक, टीसू, है ना। टीसू पढ़ने से पहले एक लाइन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यानी कि वक्त, अभी का जो वक्त है उस वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो वक्त फिर बदल देगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम बदल जाएं और अपने आप को नई परिस्थितियों में ढालें। परिस्थिति कैसी है कि आप आके पढ़ते थे, अब घर में पढ़िए, यही परिस्थिति है, इसी में अब ढल जाओ। चलो, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उतक पढ़ते हैं। ठीक है, देखो उतक क्या होता है। उतक को पढ़ने से पहले कोशिका के बारे में बता दिए थे, है ना। ऑफलाइन में कोशिका के बारे में बता दिए थे कि कोशिका क्या होती है। बताएं कि कोशिका क्या होती है। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उतक। उतक को बनाने के लिए कोशिका बहुत जरूरी है, यानी कि बिना कोशिका का उतक नहीं। तो उतक किससे बनता है? उतक बनता है कोशिका से, है ना। कोशिका क्या है? सजीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, है ना। यानी कि जो शरीर बना है, पूरा शरीर, चाहे जीवों का हो या फिर पादप का हो, वो किससे बना है? कोशिका से बना है। ठीक, अब कोशिका से क्या बना है? फिर उतक बना है। उतक से अंग बना है। अंग से क्या बना है? शरीर बना है। यानी उतक के बनने के लिए क्या होना जरूरी है? उतक के बनने के लिए कोशिका का होना जरूरी है। तो उतक किसे कहते हैं? तो आता है कि कोशिकाओं के समूह को उतक कहते हैं। अब कोशिकाओं के समूह को उतक कहते हैं। चलो देखते हैं ये, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पौधों का उतक। पौधों का उतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पौधों का उतक को बनने के लिए एक से अधिक कोशिका चाहिए। यानी एक अकेला कोशिका उतक को नहीं बना सकता। उतक को कौन बना सकता है? एक से अधिक कोशिका। तो पौधों में अगर उतक होंगे तो कैसे पौधों में उतक होंगे? वैसे पौधों में उतक होंगे जिसमें एक से अधिक कोशिका है। ठीक है, पौधे कितने प्रकार के हैं? ऐसे देखो, पौधे एक निम्न श्रेणी का पौधा और एक उच्च श्रेणी का पौधा। उच्च श्रेणी का पौधा वैसा पौधा जिसमें एक ही कोशिका है। कोई पौधा हो सकता है जिसमें एक ही कोशिका है, उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। अब जिस पौधा में एक ही कोशिका है, क्या उसमें उतक होगा? क्या इसमें उतक होगा? आप बताइएगा। जिस पौधा में एक ही कोशिका है, क्या उसमें उतक होगा? तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि उतक को बनने के लिए क्या चाहिए? एक से अधिक कोशिका चाहिए। अब जिस पौधा में एक ही कोशिका है, उसमें उतक होगा क्या? तो उसमें उतक नहीं होगा। यानी जो निम्न श्रेणी का जो पौधा है, निम्न श्रेणी का पौधा, ऐसा पौधा जिसके शरीर में एक ही कोशिका है, उसमें उतक नहीं होता है। अब देखो, जो उच्च श्रेणी का पौधा है, उच्च श्रेणी का पौधा किसको बोलेंगे? जिस पौधा के शरीर में एक से अधिक कोशिका है। एक से अधिक कोशिका है, इसका मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यानी कि जो पौधा बहुकोशिकीय है, एक से अधिक कोशिका है। जिस पौधा के शरीर में एक से अधिक कोशिका है, जो पौधा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसमें क्या होगा? उसमें बताओ, क्या उतक होगा? होगा ना, उसमें उतक होगा। जिसमें एक से अधिक कोशिका है, उसी का कोशिका क्या बना सकता है? उतक बना सकता है। जिसमें एक ही कोशिका है, वो उतक बना सकता है? तो वो उतक नहीं बना सकता। तो सबसे सिंपल, पौधे दो तरह के, कौन कौन से? निम्न श्रेणी के पौधे और उच्च श्रेणी के पौधे। निम्न श्रेणी के पौधे और उच्च श्रेणी के पौधे। निम्न श्रेणी के पौधे कौन से पौधे हैं? वैसे पौधे जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी जो पौधा एक ही कोशिका से बना है, वो कहलाएगा निम्न श्रेणी का पौधा। उच्च श्रेणी का पौधा वैसे पौधे जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि जो पौधा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो कहलाएगा उच्च श्रेणी का पौधा। उतक किस में होगा? निम्न श्रेणी के पौधा में उतक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है और एक अकेला कोशिका उतक नहीं बना सकता।
इसमें क्या होगा, उच्च श्रेणी का पौधा में ऊतक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक से अधिक कोशिका है, और जिसमें एक से अधिक कोशिका है वही कोशिका क्या कर सकती है, ऊतक बना सकती है। ठीक है, देखो अब ऊतक पढ़ रहे हैं तो ऊतक बनेगी एक से अधिक कोशिकाओं से, है ना, एक से अधिक कोशिकाओं से ऊतक बनेगी। अब जरा देखो, एक पौधा है, एक पौधा है, ये पौधा, अब ये जो पौधा है इसका ये भाग मान लो यहां पर पत्ता, यहां का भाग तना, और यहां नीचे क्या है इसका, ये क्या है, ये जड़ है, पत्ता, तना और जड़। अब बताओ, जो पौधा का जो जड़ वाला भाग है, जो पौधा का जड़ वाला भाग है वो किससे बना है, पूरा पौधा तो कोशिका से बना है, तो पौधा का जड़ किससे बना है, पौधा का जड़ बना है कोशिका से। ठीक है, पौधा का जड़ कोशिका से बना है। पौधा का तना किससे बना है, पौधा का तना भी बना है कोशिका से। ठीक है, पौधा का तना भी कोशिका से बना है। पौधा का पत्ता किससे बना है, ये भी बना है कोशिका से। ठीक है, पौधा का पत्ता भी कोशिका से बना है। अब देखो, जड़ का काम अलग है ना, जड़ का काम अलग होता है, पानी को खींचना। पत्ता का काम होता है भोजन को बनाना, है ना, और तना ये एक पाइपलाइन का काम या फिर पौधा को खड़ा करने का काम कर रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है ना। जाइलम फ्लोएम दोनों कार्य किसमें होता है, तना के माध्यम से होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जड़ किससे बना है, कोशिका से। पत्ता किससे बना है, कोशिका से। तना किससे बना है, कोशिका से। ठीक है, अब जो जड़ बना है उसका कोशिका जो है वो अलग अलग तरह से स्थित होगा। जैसे देखो, जड़, अगर जड़ का आकार पत्ता का जैसा हो जाए तो क्या ये अपना काम अच्छा से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर पत्ता का आकार जड़ का जैसा पतला पतला हो जाए तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर तना का आकार पत्ता का जैसा हो जाए, जड़ का जैसा पतला पतला हो जाए तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि सबका अपना अपना आकार है, जड़ का अपना आकार है, तना का अपना आकार है, और पत्ता का भी क्या है, अपना आकार है। अब देखो, जड़ में जो कोशिका है वो कोशिका जो है निर्दिष्ट कार्य करती है। जड़ का कोशिका का अपना काम है, यहां के कोशिका का अपना कार्य है ना, और यहां का कोशिका का अपना आकार भी है। ये काम के अनुसार अपना आकार बदल लिया। इसको पानी खींचना था इसलिए नीचे की तरफ चला गया, है ना, और नीचे की तरफ चला गया। पानी खींचना है धरती का नीचे और चला गया, तो इसका काम क्या है, जमीन से पानी को खींचना। जड़ का काम क्या है, जमीन से पानी को खींचना। तो उस अनुसार ये क्या कर रहा है, ये जमीन का नीचे जा रहा है, जमीन का नीचे जा रहा है, पतला पाइप का जैसा होते हुए जमीन का नीचे जा रहा है, तो इसका आकार बदल गया। यानी जड़ का जो कोशिका है काम के आधार पर अपना आकार बदल ली है। उसी तरह पत्ता का कोशिका काम के आधार पर अपना आकार बदल ली है। तना का कोशिका भी काम के आधार पर अपना आकार बदल ली है। ठीक है, जड़ का कोशिका का, जितना भी जड़ का कोशिका है सबका अपना आकार है और सबका अपना काम है ना, सबका एक ही काम है, और यहां का कोशिका का एक ही आकार है। जहां जहां पत्ता है सब पत्ता का कोशिका का एक ही आकार है और उसका काम भी एक ही है। जहां जहां तना है सब तना का कोशिका का एक ही आकार है और काम भी क्या है, एक ही है। यानी यहां का कोशिका का आकार और कार्य है ना, रूप आप बोल सकते हैं, रूप, स्वरूप, आकार या स्वरूप, या फिर कार्य, आकार या स्वरूप जड़ के कोशिका का सेम है। उसी तरह देखो, तना का कोशिका का आकार, तना का कोशिका का आकार और कार्य दोनों क्या है, सेम है। उसी तरह देखो, पत्ता का कोशिका का आकार और कार्य दोनों क्या है, सेम है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि चलो बताओ कि ऊतक क्या है, तो ऊतक क्या है, अब जरा देखो ऊतक किसे कहते हैं, है ना, सेम आकार, सेम स्वरूप, जिसका आकार समान हो, कार्य समान हो, वैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो वैसे कोशिका का समूह जिसका आकार कार्य समान है वो क्या है, ऊतक है। ठीक है, ध्यान में रखना, वैसे कोशिका का समूह जिसका आकार भी समान है और कार्य भी समान है वो क्या है, ऊतक है।
यहां पर देखो जड़ में अपना ऊतक है ना, क्योंकि जड़ में जितना भी कोशिका है सबका आकार सेम है, जितना भी कोशिका है सबका काम सेम है। बताओ जड़ का कोशिका का काम क्या है? पानी को खींचना, है ना। पत्ता का कोशिका का काम क्या है? भोजन को बनाना। तो जड़ का कोशिका का काम पानी को खींचना। जहां जहां जड़ है वहां वहां की कोशिका का एक ही काम है, उसका वो स्वरूप भी क्या है? एक ही है। तो समान स्वरूप कार्य वाली कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। चलो उसे लिख लेते हैं, है ना। ऊतक की परिभाषा, समान स्वरूप तथा कार्य वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं? समान स्वरूप तथा कार्य वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखो ऊतक, पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है विभाजी ऊतक, विभाजी ऊतक, और एक होता है अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक। पौधों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है विभाजी ऊतक और एक क्या होता है? अस्थाई ऊतक। ठीक है, देखो विभाजी ऊतक किसे कहते हैं? विभाजी, नाम से पता चल रहा, विभाजी यानी ऐसा ऊतक जो विभाजित होगी। विभाजित मतलब बटेगी, एक ऊतक से दो ऊतक, दो ऊतक से चार ऊतक, चार ऊतक से 8 ऊतक, इस तरह करके ऊतक क्या होगी? आपस में बटेगी। तो वैसा ऊतक जो विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? विभाजी ऊतक। और अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं? वैसा ऊतक जो विभाजित होती ही नहीं है ना। परमानेंट ऊतक, टिश्यू, यानी कि अब परमानेंट है, जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ने घटने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा ऊतक जो विभाजित होती है उसे विभाजी ऊतक कहते हैं। और वैसा ऊतक जो विभाजित ही नहीं होती, जितना है उतना ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई ऊतक। अब जरा देखो विभाजी ऊतक कहां पर होता है? पौधों के वर्धी भागों में, वर्धी भागों में, यानी कि जो पौधा है उसका किनारे वाला भाग, सबसे लास्ट वाला भाग बोलते हैं ना फूलंगी, फूलंगी वाला जो भाग है वो कौन सा, वहां पर कौन सा ऊतक रहता है? विभाजी ऊतक, है ना। पौधा का जो फूलंगी वाला भाग है, एकदम लास्ट वाला भाग, पतला वाला जो डंठल जैसा भाग रहता है, वो कौन सा भाग है? वो भाग है विभाजी ऊतक। और कहीं कहीं पौधा का कोई भाग जो रहता है, आप देखते हैं कि कोई पौधा का भाग है बढ़वे नहीं कर रहा है, जितना बड़ा था उतने बड़ा है ना, वहां पर वृद्धि लगता है, रुक गया है, वहां का वृद्धि लगता है, क्या हो गया है? रुक गया है। अब कहीं कहीं का पौधा का भाग, कोई पौधा का भाग कहीं का मर जाता है ना, कुछ होबे नहीं करता है वहां पर, वो जो भाग रहता है वहां पर कैसा ऊतक रहता है? अस्थाई ऊतक, यानी वहां के ऊतक में बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब जरा बताओ विभाजी ऊतक कहां पर होता है? पौधा का एकदम फुलंगी वाला भाग में, एकदम किनारे वाला भाग में, इसको बोलते हैं वर्धी भाग। पौधा का जो वर्धी भाग है वहां पर विभाजी ऊतक, वहां का ऊतक क्या होगा? आपस में बढ़ते जाएगा। और जो पौधा का जो मरा हुआ हिस्सा हो गया, या फिर ऐसा हिस्सा जहां पर कुछ बढ़ोतरी ही नहीं हो रहा है, समझ आइए वहां पर कैसा ऊतक है? वहां पर है अस्थाई ऊतक। ठीक है, अब जरा देखो विभाजी ऊतक भी कितने होते हैं? विभाजी ऊतक 3 होते हैं। ठीक है, विभाजी ऊतक 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है अग्रस्थ, अग्रस्थ ऊतक, अग्रस्थ ऊतक। फिर अंतःवृष्टि, अंतःवृष्टि। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लास्ट का जो भाग है अग्रस्थ,
अंतःवृष्टि और पार्श्व, क्या होगा, पार्श्व उतक। ठीक है, अब जरा देखो ये विभाजी उतक क्या करता है, पौधों का विकास करता है। यानी जो पौधा बड़ा होता है किस उतक के कारण बड़ा होता है, विभाजी उतक के कारण, क्योंकि इसी में तो विभाजी उतक ही तो क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अगर उतक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा है तो समझ जाइए पौधा में बढ़ोतरी हो रहा है। और जितना उतक है उतने रहेगा, दू का दुए रहेगा, तो क्या पौधा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो विभाजी उतक में क्या होता है, उतक बढ़ता है, तो जिसके कारण पौधा बढ़ता है। इसमें उतके नहीं बढ़ता है तो पौधा ही नहीं बढ़ता है ना। विभाजी उतक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्त उतक, अंतःवृष्टि उतक और पार्श्व उतक। अब जरा देखो अग्रस्त उतक क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं, अग्रस्त उतक। ठीक है, अब हम लोग पौधा लेते हैं, एक पौधा का एक भाग ले लेते हैं। जैसे ये मान लो कि पौधा का तना है, ठीक है, ये पौधा का तना है ना। अब पौधा का तना का सबसे एकदम ये जो मुंह के पास जो दिख रहा है, पौधा का तना का एकदम मुंह के पास वाला जो दिख रहा है भाग, यहां पर अग्रस्त मतलब क्या होता है, आगे। तो पौधा का तना का एकदम जो आगे दिख रहा है, यहां का जो उतक है ये अग्रस्त उतक है, अग्रस्त उतक। तो अग्रस्त उतक कहां का है, पौधा का एकदम मुंह का भाग वाला, एकदम आगे वाला जो भाग है, यहां का जो उतक तुमको दिख रहा है, कौन सा उतक है, अग्रस्त उतक है। ठीक है, यहां पर देखो ये जो छोटा सा शाखा निकल गया है ना, ये बड़ा सा टहनी में छोटा सा जो शाखा निकला, ये वाला जो भाग है, यहाँ का आगे का जो भाग है, ये कौन सा भाग है, अग्रस्त उतक है। कौन सा उतक है यहाँ पर, अग्रस्त उतक। देखो जड़ जो है, जड़ का जो सबसे आगे वाला जो भाग है, आगे वाला जो मुंह है, यहाँ पर कौन सा उतक है, यहाँ पर भी उतक है, अग्रस्त उतक, अग्रस्त उतक। यहां पर भी अग्रस्त उतक, ये भी अग्रस्त उतक। यानी अग्रस्त उतक कहां पर होता है, एकदम तना का सबसे आगे में, जड़ का सबसे आगे में। अग्रस्त है ना, अग्रस्त मतलब आगे, तो अग्रस्त उतक कहां होता है, एकदम तना का सबसे आगे वाले भाग में अग्रस्त उतक होता है। ठीक है, अब जरा देखो क्या है, अंतःवृष्टि उतक, इसको बाद में देखते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं पार्श्व उतक। पार्श्व उतक कहां पर होता है, पार्श्व उतक होता है ये जो तना दिख रहा है, तना का ये जो किनारे वाला जो भाग है, तना का जो किनारे वाला भाग है, ये किनारे वाले भाग में कौन सा उतक है, पार्श्व उतक। देखो पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है किनारा। तो पार्श्व उतक कहां पर होगा, हमको बताओ तो। पार्श्व उतक तना के किनारे में होगा, है ना। पार्श्व का मतलब होता है किनारा, तो पार्श्व उतक कहां पर होगा, तना का किनारे वाले भाग में। यानी यहां पर जो दिख रहा है किनारे किनारे भाग में, यहां पर कौन सा उतक है, किनारे किनारे भाग में उतक है पार्श्व उतक, पार्श्व उतक। ठीक है, अब देखो अब बच गया अंतःवृष्टि उतक। ये अंतःवृष्टि उतक कहां पर होता है, ये उतक जो होता है वैसा भाग में होता है जहां पर एक नई शाखा निकलती है। जैसे तुमको दिख रहा है कि बड़ा सा तना में छोटा सा तना निकल रही है ना। तो बड़ा सा तना में जहां से छोटा सा तना निकल रही है, हम क्या बोले, इस बड़ा से तना में जहां से ये छोटा सा तना निकल रही है, ये छोटा सा तना निकल रही है, जहां से, कहां से, यहां से निकल रही है, जहां से निकल रही है वहां पर कौन सा उतक है, अंतःवृष्टि उतक, अंतःवृष्टि उतक। यानी यहां पर अंतःवृष्टि उतक है ना। चलो अंतःवृष्टि उतक, तो 3 उतक के बारे में बताएं। अग्रस्त उतक, अग्रस्त उतक कहां पर होता है, तना का एकदम आगे वाला भाग में जो उतक रहता है अग्रस्त उतक होता है, एकदम आगे वाला भाग में। देखो पौधा का जो वृद्धि होता है, जो पौधा का जो लंबाई बढ़ता है, इसी अग्रस्त उतक के कारण बढ़ता है ना। अगर हम लोग इसको यहां से काट देंगे तो इसका अग्रस्त उतक फिर खत्म हो जाएगा, और जब अग्रस्त उतक खत्म हो गया तो फिर इसका लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा, है ना। तो पौधा की जो लंबाई जो बढ़ रही है वो किस उतक के कारण बढ़ती है, वो अग्रस्त उतक के कारण बढ़ती है। जो तना के एकदम में आगे में होता है अग्रस्त उतक, उसके कारण क्या होता है, पौधा की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, अब जरा देखो अंतःवृष्टि उतक, ऐसा उतक जो जहां से नई शाखा निकलती है,
जहां तना से नई शाखा निकल रही है वहां पर कैसा ऊतक है, वहां पर है अंतःवृष्टि ऊतक। जैसे ये पूरा तना, यहां से क्या हो रहा है, तना से नई शाखा निकल रही है, तो जहां से नई शाखा निकल रही है वहां पर कौन सा ऊतक रहेगा, वहां पर रहेगा अंतःवृष्टि ऊतक। ठीक है, अब लास्ट का देखो, पार्श्व ऊतक। पार्श्व मतलब किनारा। ये पार्श्व ऊतक कहां पर होता है, तना के एकदम किनारे वाले भाग में। तना के किनारे वाले भाग में कौन सा ऊतक रहता है, पार्श्व ऊतक। और ये पार्श्व ऊतक क्या करता है, पार्श्व ऊतक का काम है पौधा का चौड़ाई बढ़ाना। चौड़ाई बढ़ाना, हम बोल सकते तना का चौड़ाई बढ़ाना। देखो यहां पर जो ऊतक है पार्श्व ऊतक, यहां पर जो ऊतक है पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका चौड़ाई बढ़ेगा। तो पार्श्व ऊतक क्या करती है, पार्श्व ऊतक तना का चौड़ाई को बढ़ाती है, तना का गोलाई को बढ़ाती है। तना का चौड़ाई, तना का गोलाई बढ़ाने का काम कौन करता है, पार्श्व ऊतक। अगर तना से कोई नया तना निकल रहा है तो वहां पर कौन सा ऊतक रहता है, अंतःवृष्टि ऊतक, है ना। अगर तना का लंबाई बढ़ाना हो तो कौन सा ऊतक होगा, अग्रस्त ऊतक। तीनों ऊतक लगभग समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब जरा देखो, हम लोग बात कर लेते हैं अस्थाई ऊतक का। अच्छा इसे हम लिख लेते हैं, है ना, कॉपी में इसे लिख लेना है, ठीक है। अग्रस्त ऊतक, अंतःवृष्टि ऊतक, और लास्ट का क्या था, पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक। ठीक है, देखो अस्थाई ऊतक जो होते हैं, ये अस्थाई ऊतक किस ऊतक को कहते हैं, वैसा ऊतक, ध्यान से सुनो, वैसा ऊतक जिसमें विभाजन ही नहीं होता। पौधों में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जिसमें विभाजन ही नहीं होते हैं, यानी जहां की कोशिकाएं वयस्क हो चुकी है ना, बड़ा हो चुकी है, मतलब उसका उम्र निकल गया है विभाजन का, अब वहां पर विभाजन होने वाला नहीं है, तो उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई ऊतक। यानी कहते हैं कि अब तू परमानेंट हो गया है ना, अब परमानेंट हो गया है, सरकारी नौकरी लग गया है, अब कोई हिला नहीं सकता तुमको। ठीक है, तो वैसा ऊतक जहां पर विभाजन ही नहीं होती है, विभाजन एकदम रुक गई है, परमानेंट हो गई है, जितना उतने रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई ऊतक, है ना। ये क्या हो गया है, अस्थाई ऊतक। ठीक है, अस्थाई ऊतक कितने होते हैं, अस्थाई ऊतक भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, एकदम सिंपल सा। अस्थाई ऊतक कितने होते हैं, अस्थाई ऊतक 3 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक है सरल, ठीक है, एक है जटिल, और एक क्या है, विशिष्ट। सरल, जटिल और विशिष्ट, तो 3 तरह का ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक, है ना। ठीक है, चलो इसे कॉपी में नोट कर लो पहले, है ना, फिर हम सरल ऊतक के बारे में बता रहे हैं। चलो आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इसे रफ कर ले रहे हैं। देखो अभी हम बताएं कि जो अस्थाई ऊतक होता है, ऐसे ऊतक को बोलते हैं जिसमें विभाजन ही नहीं होता है, विभाजन एकदम रुक गया है, मंद पड़ गया है, मतलब समझ लो कि होता ही नहीं है, उसको अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है सरल ऊतक, एक होता है क्या, जटिल ऊतक, और लास्ट क्या होता है, विशिष्ट ऊतक। ठीक है, विशिष्ट ऊतक। अब जरा देखो ये सरल ऊतक क्या होता है, सरल ऊतक, सरल ऊतक जो होता है, सबसे पहले देख लो इसका भी 3 भाग हो गया, है ना, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
ठीक है, 3 ऊतक। देखो सरल का मतलब एकदम आसान है ना, एकदम सरल, यानी कि वैसा अस्थाई ऊतक जिसमें एक ही तरह का ऊतक रहता है, वैसा अस्थाई ऊतक जिसमें एक ही तरह का ऊतक रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरल अस्थाई ऊतक। ठीक है, परिभाषा लिख लेना, सरल अस्थाई ऊतक क्या है, वैसा ऊतक, ऐसा ऊतक जिसमें एक ही तरह के ऊतक होते हैं, ऐसे ऊतक जिसमें एक ही तरह के ऊतक होते हैं, एक ही तरह के अस्थाई लिखना चाहिए, एक ही तरह के अस्थाई ऊतक होते हैं उसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। ठीक है, सरल अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं, ऐसे ऊतक जिसमें एक ही तरह के अस्थाई ऊतक होते हैं। अस्थाई ऊतक तो होते हैं लेकिन एक ही तरह के, जड़ वाला अस्थाई ऊतक है तो जड़े वाला, पत्ता वाला अस्थाई ऊतक है तो पत्ते वाला, तो वैसे ऊतक जिसमें एक ही तरह के अस्थाई ऊतक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सरल अस्थाई ऊतक। ठीक है, सरल अस्थाई ऊतक कितने तरह के होते हैं, सरल अस्थाई ऊतक 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब जरा देखो पेरेनकाइमा क्या होता है, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा है कि नहीं। देखो पेरेनकाइमा ये क्या है, पेरेनकाइमा क्या है, पेरेनकाइमा एक अस्थाई ऊतक है। सबसे पहला आंसर हम पूछेंगे पेरेनकाइमा क्या है, क्या है पेरेनकाइमा, तो क्या बोलोगे कि पेरेनकाइमा एक अस्थाई ऊतक है। ठीक है, कैसा अस्थाई ऊतक है, तुम बोलोगे सरल अस्थाई ऊतक है। सरल अस्थाई ऊतक के कितने भाग हैं, कितने तरह के होते हैं सरल अस्थाई ऊतक, सरल अस्थाई ऊतक 3 तरह के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। सरल अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं, ऐसे ऊतक जिसमें एक ही तरह के अस्थाई ऊतक होते हैं उसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पेरेनकाइमा। देखो पेरेनकाइमा ऊतक है ना, अब पेरेनकाइमा अगर ऊतक है तो ऊतक किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, तो पेरेनकाइमा भी कोशिका से बना हुआ है ना। पेरेनकाइमा भी किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। देखो कोशिका से बना हुआ है। अब पेरेनकाइमा का जो कोशिका है उसका आकार कैसा होता है, तो पेरेनकाइमा के कोशिका का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार। अंडा देखे है ना, अंडा के आकार का ये कोशिका होता है, अंडाकार होता है। नहीं तो कैसा आकार होगा, नहीं तो होगा गोलाकार, अंडाकार होगा नहीं तो गोलाकार होगा, है ना। पेरेनकाइमा कोशिका का आकार अंडाकार होता है, नहीं तो कैसा होता है, नहीं तो होता है गोलाकार। ठीक है, चलो अब ये जो कोशिका तुमको दिख रहा है इसका कोशिका भित्ति होता है। क्योंकि पौधा के बारे में बात कर रहे ना, तो पौधा के कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। तो इसके कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति है, बाहर का दीवार। तो पेरेनकाइमा ऊतक का भी कोशिका का बाहर का दीवार है, ये बाहर का दीवार है, ये बाहर का दीवार है। तो इसके कोशिका का जो बाहर का दीवार है वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। और किसका बना होता है, एवं पैक्टिन का बना होता है, पैक्टिन है ना, पैक्टिन। ठीक है, सेलुलोज एवं पैक्टिन का बना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेरेनकाइमा जो ऊतक होता है उसके कोशिका का दीवार किससे बना होता है, सेलुलोज एवं पैक्टिन का बना होता है, सेलुलोज एवं पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, पेरेनकाइमा जो ऊतक है उसका कोशिका का आकार कैसा होता है, सिंपल सी बात, कैसा होता है आकार, अंडाकार होता है, नहीं तो कैसा होगा, नहीं तो होगा गोलाकार, अंडाकार होगा नहीं तो गोलाकार होगा। अब एक अहम बात, ये जो कोशिका होता है पेरेनकाइमा का, है ना,
पेरेनकाइमा का जो कोशिका होता है, इस कोशिकाओं के बीच में, यहां पर जो तुमको दिख रहा, कोशिका के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पेरेनकाइमा ऊतक का जो कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान है ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं, मध्य कोशिका अंतराल, मध्य कोशिका अंतराल, अंतराल इंटरवल है ना, यानी कि बीच का जो खाली जगह है, अंतराल इसका। तो ये जो पेरेनकाइमा ऊतक का जो कोशिका होता है, कोशिका के बीच में क्या होता है, 4 कोशिका है, उसके बीच में क्या है, खाली जगह है ना, ये खाली जगह। तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य कोशिका अंतराल। ये किसमें होता है, पेरेनकाइमा कोशिका के ऊतक में होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कोशिका का जो दीवाल है, हम तो बता दिए कि पेक्टिन का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। इसका जो दीवाल है वो काफी पतला होता है। क्या होता है, काफी पतला, जिसके कारण ये जो दीवाल है वो रोक नहीं पाएगा किसी भी चीज को, यानी कोई भी चीज इसके अंदर से गुजर के दूसरा जगह में जा सकता है, कोई भी तरल पदार्थ इसके अंदर से गुजर के दूसरा जगह में जा सकता है, यानी ये परिवहन करने में सहायक है। इससे होके कोई भी तरल चीज जो है पौधा का परिवहन कर सकता है। ठीक है, चलो पेरेनकाइमा जो ऊतक है वो पाया कहां पर जाता है, ये पौधे के जितने भी कोमल भाग होते हैं, पौधा का कोमल भाग कौन होता है, पौधा का कोमल भाग, उसका अगर कोमल जड़ है, कोमल पत्ता है, कोमल तना है, तो पौधा के जितने भी मुलायम भाग होते हैं, कोमल भाग होते हैं, वहां पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है पेरेनकाइमा ऊतक। कौन सा ऊतक, पेरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है। पेरेनकाइमा ऊतक का जो कोशिका होता है किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इनके कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है, रिक्त स्थान रहता है, खाली जगह है ना। अब बताओ क्या ये कोशिका जो है परिवहन कार्य में सहायक है, तो जी हां, परिवहन कार्य में सहायक होता है। ठीक है, अगर ये पेरेनकाइमा ऊतक पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि पेरेनकाइमा ऊतक जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। पत्तियों में ऊतक पाया जाता है ना पेरेनकाइमा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। पता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, बहुत अच्छा, जो पत्तियों में जो भोजन बन रहा है ना, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, है ना, उसके क्रिया के द्वारा जो C6H12O6 बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा ऊतक काम आ रहा है, पेरेनकाइमा ऊतक काम आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, पेरेनकाइमा ऊतक के बारे में तो समझ गए। अब तुम चाहो तो वीडियो को रोक के ये जो हम लिखे हैं पेरेनकाइमा ऊतक कोशिका जो बनाए हैं, अंडाकार, गोलाकार, सेलुलोज, पेक्टिन, मध्य कोशिका अंतराल, उसको लिख सकते हो, है ना। इसे हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर रफ कर दे रहे, ये हो गया रफ, साफा चट हो गया, एकदम साफ। दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, देखो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, देखो कोलेनकाइमा जो ऊतक होता है, ये भी देखो, ये भी ऊतक जो होता है गोलाकार होता है, अंडाकार होता है ना, अंडाकार होता है, गोलाकार होता है। चलो ठीक है, अब ये जो ऊतक होता है ना, इसके बीच में हम क्या बताए थे, हम बताए थे पेरेनकाइमा ऊतक के बारे में कि उस पेरेनकाइमा ऊतक का जो कोशिका रहता है, उसके कोशिकाओं के बीच में, यानी 4 कोशिका है तो उसके बीच में खाली जगह रहता है, लेकिन कोलेनकाइमा में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें खाली जगह रहता ही नहीं है। ठीक है, यानी यहां पर बीच का जो भाग दिख रहा है ये भरा पूरा है ना, भर गया है, खाली ये नहीं है। यहां पर अगर बोलेंगे कि मध्य कोशिका अंतराल बताओ, कि मध्य कोशिका अंतराल होता है क्या, तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं, मध्य कोशिका अंतराल नहीं होता है, कोशिकाओं के बीच में कहीं भी अंतराल नहीं होता है, खाली जगह नहीं होता। ठीक है, कोलेनकाइमा जो कोशिका है, सॉरी कोलेनकाइमा जो ऊतक है, उसका जो कोशिका है ना, उसमें सेलुलोज का कोना कोना में इसका सेलुलोज जम जाता है, ऐसे करके। कोलेनकाइमा जो ऊतक है उसके कोशिकाओं के कोने में क्या जम जाते हैं, सेलुलोज ऐसे करके जम जाते हैं। यहां भी सेलुलोज ही जम गया है, इसलिए खाली जगह भर गया। ठीक है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के कोने कोने में क्या जम जाते हैं, सेलुलोज जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं, सेलुलोज,
ठीक है, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कोलेन कायमा ऊतक, कोलेन कायमा जो ऊतक होता है ये किस पौधों में पाया जाता है? ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। किस पौधों में? द्विबीजपत्री, ऐसे पौधे जिसके बीज में दो भाग है, दो बीज, द्विबीजपत्री। जैसे जरा देख लो, जैसे सरसों द्विबीजपत्री है ना, जैसे खीरा द्विबीजपत्री है, जैसे मटर द्विबीजपत्री है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि और क्या हो सकता है, जैसे नींबू का जो बीज है, नींबू जो है द्विबीजपत्री, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री। तो जो द्विबीजपत्री है, ठीक है, जैसे आम को तोड़ो, बीज है ना, तोड़ो उस बीज को, उसके अंदर भी बीज है, उसी तरह करके उन सब में भी है, छोटे छोटे हैं, तुमको दिखता नहीं है। तो वो जो आम को तोड़ते हैं तो बीज, उसके अंदर भी बीज, तो कैसे बीजपत्री हैं? द्विबीजपत्री। तो जो द्विबीजपत्री जो पौधा होते हैं, उस पौधा के ऊतक में, वो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? कोलेन कायमा। द्विबीजपत्री के जो पौधा है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? कोलेन कायमा। अब ये कोलेन कायमा जो ऊतक पाया जाता है ये कहां पर होता है? ये अगर मान लो कि वो पौधा है तो उसके तना के अंदर वाले भाग में होता है, एकदम तना का बाहर में नहीं, तना का थोड़ा अंदर वाले भाग में होता है, ठीक है, कोलेन कायमा ऊतक। इसका काम क्या है? ये भोजन का भंडारण करता है, संचय करके रखता है, पहला बात, ठीक। चलो, ये भोजन के भंडारण में क्या है? सहायक है ना। अब जरा देखो लास्ट का क्या है? स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा के बारे में देख लेते हैं, है ना, एकदम बहुत इजी है। स्क्लेरेन कायमा क्या है? कुछ भी नहीं। स्क्लेरेन कायमा का जो कोशिका होता है, अच्छा सबसे पहले स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा है ना। चलिए देखिए बात करते हैं स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा का, है ना। देखिए स्क्लेरेन कायमा जो ऊतक होता है, स्क्लेरेन कायमा जो ऊतक होता है, ये ऊतक का आकार षष्ठाकार होता है, षष्ठाकार, 6 भुजा वाली, है ना, या फिर इस आकार का। बर्फी देखें, बर्फी, सेम बर्फी के आकार का इसका होता है, बर्फी के आकार का, या षष्ठाकार बोल सकते हैं, ठीक है। इस आकार में ऊतक बैठा रहता है, ठीक है, बर्फी के आकार में ऊतक क्या रहता है? बैठा रहता है। किसमें? स्क्लेरेन कायमा में। और इसके बीच में क्या रहता है? लिग्निन नामक तत्व रहता है, लिग्निन, याद रखिएगा। जो स्क्लेरेन कायमा का जो कोशिका है, स्क्लेरेन कायमा तो एक ऊतक है, और ये ऊतक किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कैसा आकार का कोशिका? षष्ठाकार आकार का कोशिका। इसके बीच में क्या रहता है? कोशिकाओं के, दो कोशिकाओं के बीच में लिग्निन, लिग्निन नामक तत्व रहता है, लिग्निन तत्व, जिसके कारण बीच में कोई खाली जगह ही नहीं है, बीच में कोई खाली जगह ही, क्योंकि बीच में क्या भरा हुआ है? बीच में लिग्निन भरा हुआ है, लिग्निन नामक तत्व, लिग्निन, लिग्निन नामक तत्व भरा हुआ है, जिसके कारण बीच में खाली जगह ही नहीं, ठीक है। ये जो कोशिका होता है स्क्लेरेन कायमा, देखिए पेरेन कायमा जो ऊतक है, पेरेन कायमा जो ऊतक है, ये जीवित कोशिका इसमें है, जीवित, यानी ये जीवित ऊतक है, ये भी जीवित है। लेकिन स्क्लेरेन कायमा क्या है? मृत कोशिकाओं वाले भाग में पाया जाता है, मृत कोशिकाओं वाले, यानी इसका कोशिका मरा हुआ है, मरा हुआ, कैसा है? मरा हुआ, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? स्क्लेरेन कायमा ऊतक का आकार, इसमें जो कोशिका है उसका आकार तो बर्फी के डिजाइन का, लेकिन ये पूरा स्क्लेरेन कायमा ऊतक का आकार कैसा होता है? इस ऊतक का आकार होता है तंतुनुमा, तंतुनुमा। तंतु जानते हैं किसको बोलता है? धागा देखें, धागा ऐसे करके रहता है ना। रड देखें, रड कैसे रहता है? ऐसे करके लंबा रड, है ना। आप ये मार्कर देख रहे हैं ऐसे लंबा, ये जो मार्कर है रड का जैसा है ना, इसको बोलेंगे तंतुनुमा। तो इसी तंतुनुमा का जैसा आकार में कौन रहता है? स्क्लेरेन कायमा, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है? स्क्लेरेन कायमा का काम है पौधों को दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता,
दृढ़ता मतलब मजबूती, पौधों को मजबूती कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा। कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा। याद रहेगी आपको? बहुत अच्छा, याद रखना भी चाहिए आपको, है ना। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 4 5 6 बार देखते जाइए, है ना, समझ में आ गई। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बस और क्या, शाम को डाउट क्लास पर जरूर आइए, है ना। नहीं आइएगा डाउट नहीं क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया सरल। सरल जो अस्थाई ऊतक का कितना भाग है? सरल, जटिल और विशिष्ट। सरल के बारे में हमने बता दिया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि ये ऊतक का तो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आपको बताएंगे हम जटिल ऊतक के बारे में और विशिष्ट ऊतक के बारे में। देखिए चैप्टर बड़ा है तो जटिल ऊतक और भी बड़ा है, आपको समझना है, ठीक है, समझे बिना छोड़िएगा नहीं। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। आपका होमवर्क क्या है? आप घर में जाइलम फ्लोएम के बारे में पता लगाइए। हम आपको वैसे बता देते हैं। जाइलम क्या है? जो जड़ से पानी जा रहा है पत्तियों तक। फ्लोएम क्या है? जो भोजन पत्तियों से जड़ तक पहुंच रहा है। आपको हम बताएं ना, आप इसके बारे में और पता लगाइए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 ऊतक का लेकर। क्या पढ़ेंगे? जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक, उसके बाद ऊतक का चैप्टर खत्म। कहां से? पौधा से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।